आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ घाटी और मैं हूं आपके साथ गरिमा मेहता। और आज हम पहुंचे हैं गैरखेत गांव में और एक ख़ास मुलाकात यहां पर कर रहे हैं और हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मंजू कपकोटी जी। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपको कैसा लग रहा है? ग्राम प्रधान बनके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके सपोर्ट के वजह से मैं दोबारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बनी हूं और मैं अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो तीसरी बार आप ग्राम प्रधान बने हैं, तो ऐसा कौन सा अच्छा काम आपने किया कि इस बार भी जनता ने आप पर भरोसा जताया? अच्छा काम क्या कि चाहे अपने व्यवहार से बने या कोई कार्य किए होंगे जो जनता को अच्छा लगे, हमारे गांव वालों को अच्छा लगे, तभी उन्होंने दोबारा हमें चुना। और मैं अपने गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनने जो इतना सपोर्ट किया हमारे प्रति। और हमारे साथ सर भी यहाँ पर हैं, दरवान कपकोटी जी। तो सर, आपको भी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं अपने गांव की संभ्रांत जनता, यहाँ के युवा साथी, बुजुर्ग, मातृशक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें, मेरे परिवार को ये तीसरी बार ग्राम प्रधान बनने का मौका दिया है। इसलिए मैं आपके वॉइस ऑफ घाटी के माध्यम से अपने तमाम गांव की संभ्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको ग्राम प्रधान पद के लिए उठना चाहिए? ये 2000 लगभग मैं जब शुरू में जब मैं खुद ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ था, वो सन 2014 में हुआ था। क्योंकि मैं शुरू से ही जनता की सेवा करना चाहता था, सामाजिक कार्यों में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। तो गांव वालों ने मेरी खुद की एक परचूने की दुकान थी, उससे पहले गांव वालों ने कहा कि भाई एक बार आपको प्रधान पद के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैं जैसे ही सामान्य निर्वाचन आए तत्कालीन सन 2014 में मैं उस पद के लिए निर्वाचित हुआ और दोबारा से अभी फिर 2019 में मेरी धर्मपत्नी मंजू देवी सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुई। अब तीसरी बार ये 2025 के सामान्य निर्वाचन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फिर से हम तीसरी बार मेरी धर्मपत्नी निर्वाचित होकर ग्राम प्रधान पद पे बनी है। और आपने अपने पिछले कार्यकाल में क्या क्या काम किया? गांव वालों के लिए आपने कौन कौन सी योजनाएं की? 2014 में जब मैं शुरू में ग्राम प्रधान बना था तो मुझे अनुभव भी नहीं था और इतना क्योंकि एक गांव एक विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा था। समस्याएं थी, लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, लोगों के पास शौचालय नहीं थे, लोगों के पास यहाँ गांव में चलने के लिए तमाम रास्ते टूटे फूटे थे और तमाम कई तरह की मुसीबतें हमारे गांव में थी। तो सर्वप्रथम मैंने 2014 में चुन के आया था। धीरे धीरे मैंने काम को सीखा और जो भी समस्याएं थी उसको दूर करने की कोशिश की, चाहे वो राशन कार्ड के मुद्दे हो, चाहे वो यहाँ के टूटे फूटे रास्ते हो, चाहे लोगों के शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालय हो, यहाँ का कूड़ा का प्रबंधन हो, या जो भी अन्य दूसरे तीसरे काम जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो मैंने पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करने की कोशिश की, जिससे थोड़ा बहुत उससे मैं पूरा 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ईमानदारी से पूरा काम करने की पूरी कोशिश की। और इस सफ़र में आपका सबसे ज़्यादा किसने साथ दिया? इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मेरा साथ मेरे गांव की जनता ने दिया, क्योंकि मेरी गांव की जनता ने प्रथम बार मुझे 2014 में चुनाव जिताया था और दूसरी बार 2019 में जिताया। अभी तीसरी बार 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सामान्य निर्वाचन में हमको जिता के भेजा। इसलिए मैं पूरा श्रेय अपनी गांव की जनता को देना चाहता हूं और यहाँ के युवा साथियों को देना चाहता हूँ, यहाँ की मातृशक्ति को देना चाहता हूँ, यहाँ के जो सम्मानित बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास बनाए रखा और उनके मन में एक विश्वास था कि मैं इस पद के लिए हमेशा
लोगों की आशाओं में खरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% लोगों की आशाओं में खरा उतरा हूँ, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से जितना भी ये समय मुझे मिला है सेवा काल का, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने गांव की सेवा की। मैं हर आदमी के सुख दुख में अग्रणी भूमिका मैं रहने की पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वो सुख हो दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति हो। मैं सबसे आगे आपको मुझे देखेंगे अपने गांव के कोई भी समस्या में सबसे आगे आप लोग कोई भी लोग मुझे ही पाता है, और मैं पूरी कोशिश भी करता हूं कि मैं अग्रणी भूमिका निभाऊं उसमें। चाहे किसी की शादी हो, ब्याह हो, कोई सामाजिक कार्य हो, पूजा हो, धार्मिक आयोजन हो, या कोई अन्य दूसरी तीसरी चीज़ें हो, मैं सब में अग्रणी भूमिका में रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पूरी ईमानदारी से मैं गांव का कार्य करता हूँ। प्रचार के समय बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, कोई ऐसी कठिनाई परेशानी हो जिसका आपने सामना किया हो? हाँ, प्रचार जैसा तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं प्रथम बार निर्वाचित हुआ था तब भी मैंने ऐसा कोई अपना प्रचार नहीं करा था। फिर दूसरी बार मैं तो एक तरफ़ा मेरी जीत हुई थी, और इस बार थोड़ा सा तीसरा मेरा जो टेन्योर जो मेरी घरवाली का दूसरा है, और हम दोनों का तीसरा टेन्योर जो अभी हमें मिला है, इसमें थोड़ा परेशानी आई थी। मुकाबला थोड़ा सा नज़दीकी था, और मैंने इतना भी मेरा चुनाव तीसरी बार लड़ने का यही मतलब था कि मैं ये अपना स्वयं का आकलन करना चाहता कि मैंने इन 10 वर्षों में क्या मैं अपने गांव की जनता के नज़रों में खरा उतरा हूँ, नहीं उतरा हूँ, उनकी आशाओं पे आकांक्षाओं पे खरा उतरा हूँ, नहीं उतरा हूँ, या मैंने खाली ये 10 साल बर्बाद करे हैं। मैं वो स्वयं का आकलन करना चाहता था, इसलिए मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ने की सोची। जबकि मेरी धर्मपत्नी जो वर्तमान में दोबारा चुन के आई हैं, इनका तो प्रथम बार भी ये मना कर रही थी प्रधान उसके लिए, और दूसरी बार तो इन्होंने कतई मना करा था कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं क्योंकि मैं पूरे अपने घर के काम काज छोड़ के 24 घंटे मैं गांव की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये था कि मेरे गांव वाले कितना मुझे चाहते हैं, उसका आकलन मैं करना चाहता था, और मैं उनके आशाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतरा हूँ, नहीं उतरा हूँ, उनके सुख दुख में मैंने साथ दिया है, नहीं दिया है, यही चीज़ को मुझे अपना स्वयं का आकलन करना था। इसलिए मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ने का फैसला किया, और गर्व के साथ मैं अपनी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने गाँव की जनता का। उन्होंने तीसरी बार भी मुझ पर भरोसा जताया। आगे आप अपने कार्यकाल में गांव के लिए क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या आपने सोचा है? देखिए, जो विकास, गांव का विकास होता वो सतत प्रक्रिया है। मैं चुन के आऊँ, दूसरा चुन के आए, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा वो हमें करना ही पड़ेगा। बाकी तो हमारे गांव की जो भी कमियां हैं, चाहे वो कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में हो, चाहे वो अभी हमारे जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं, जैसे हमने विद्यालय का और सौंदर्यीकरण करना है, और हमने ग्राम संसद बनाना है, एक अच्छा सा ग्राम संसद बनाकर हमने अपने गांव में दिखाना है, जो कि पिछले कार्यकाल में पिछले के दोनों कार्यकालों में मैं कर नहीं सका। किसी टेक्निकल कारणों की वजह से मैं वो काम नहीं कर पाया हूँ। इस बार वो स्वीकृत होके उसका पैसा आ गया है। निश्चित तौर पर एक भव्य हमारा ग्राम संसद बनेगा, और आने वाले समय में मैंने जो हमारे कई वर्षों से हमारा खकरचमा तो सिंचाई के बिना है, क्योंकि जब लिली गैनाड़ की सड़क बनी थी तभी वो गोल क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से हमारे उस वाले तोक में पानी नहीं आता है, और खेत बंजर पड़ने की स्थिति में है। इसलिए हमने उसके लिए एक योजना बनाई है। हमने लघुडाल से पंपिंग योजना को प्रस्तावित करके स्वीकृत करवाया है। जल्द ही उसका भूमि चयन करके हमने आगे की कार्रवाई करनी है, और जल्द ही एक हमारा पंपिंग लघु डाल से परियोजना से हमारा लिफ्टिंग पंपिंग सेट बन के तैयार हो जाएगा, जिससे हमारा खकरचमा तोक, ऊपर बुढ़ियादहार तोक, आगे जहाँ जरगाड़ तोक तक हमारा पूरी जो असिंचित भूमि पहले सिंचाई योग्य तो थी, वो पहले नहर थे, लेकिन अब किन्हीं कारणों से नहर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, नहर नहीं बन पा रही हैं। तो अब नया पंपिंग सेट बनेगा, तो उससे हमारे ये पूरी जो एरिया है वो सिंचाई के लिए आच्छादित हो जाएगी। और आगे को जो मैंने मनरेगा से हमारी एक
मेरी गांव मेरी सड़क मुख्यमंत्री योजना के तहत एक मेरी गांव मेरी सड़क काटी है नीचे हमारे मल्ला पातल में, उसको भी हमने प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि उसकी फर्स्ट फेज़ की कटिंग होगी और उसमें सोलिंग होना है। बाकी उसका काम, क्योंकि वो आधा पैसा उसमें राज्य वित्त से आता है और आधा मनरेगा से आता है, तो उसको भी हमने प्राथमिकता में रखा है, उसको भी मैंने पूरा करना है। और आगे को निकास हमारे गांव में कूड़ा प्रबंधन के लिए सभी तोकों में हमने संग्रह केंद्र बनाने हैं, और जो हमारा जो बाथरूम वगैरह का जो हमारा जो पानी होता है उस पानी के लिए भी हमने अभी पूरे कुछ अधिकांश मैंने अपने गाँव उसमें तो नालियाँ बना ली हैं, और आगे को भी नालियाँ बना के जो हमारा पानी रहता है उस पानी के लिए भी जल निकास नालियों की सुविधाएं करनी है। और आगे हमने अपने गांव में बच्चों के लिए हमारे गांव में कोई जिम वगैरह की व्यवस्था नहीं है, उसको भी देखना है। मैं सोच रहा हूं कि भाई आने वाले बच्चों के लिए जो फालतू में इधर उधर पड़े रहते हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, उनके लिए भी हमने ये सोचा कि भाई कोई जगह देगा तो उनके लिए एक अच्छा सा व्यायामशाला खोल के उसमें जिम विम का सामान रख के अपना वो कसरत करेंगे और अपना एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे एक तो उनको नशे की लत से दूर रहेंगे। और भविष्य में हमने आंगनबाड़ी भी हमारे पास 2 आंगनबाड़ी संचालित हैं। 2 आंगनबाड़ियों में एक तो हमारे विद्यालय में संचालित है, दूसरे के पास भवन नहीं है, और उसके लिए भी हमने भवन निर्माण के लिए जगह चयन कर ली है, और जल्द ही हम एक नया आंगनबाड़ी भवन भी बनाएंगे। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने जो हमारे कहने से पिछले कार्यकाल में रह गई थी, उसको पूरा करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। और भविष्य में बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए हम समय समय पर सामाजिक और जन जागरूकता के माध्यम से बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। और ग्रामीण से जो आए दिन गाँव में जो भी गलत चीज़ें होती हैं, चाहे वो लोग कोई दुकानों में शराब बेचता है, जुआ खेलता है या ये करता है, तो उसको भी हम एक टेक्निकल माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे नशे के जो नुकसान हैं और उसके जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में बताएंगे। आगे हमने कई ऐसे चीज़ें सोच रहे, क्योंकि प्रधान एक बहुत बड़ा पद नहीं होता, हमारा एक सीमित बजट होता है, जो बजट हमें 2-3 प्रकार माध्यम से मिलता है। एक तो मनरेगा के माध्यम से मिलता है, और एक हमारा जो वित्त के माध्यम से मिलता है, और एक राज्य वित्त और एक केंद्रांश, यानी उसको 15वां वित्त जो अभी चला है वो केंद्र की तरफ से आता है, कुछ पैसा हमें राज्य वित्त से मिलता है। और मनरेगा मांग पे आधारित है। मनरेगा में हम जितनी कार्य योजना बनाएंगे उस हिसाब से हमें पैसा वहाँ से हमारी कार्य योजना स्वीकृत होकर काम करना पड़ता है उसमें। लेकिन अगर आप एक प्रधान से बहुत ज़्यादा गांव की आशाएं रहती है, लेकिन हमारी भी बाध्यताएं हैं। हमारे पास नंबर 1 तो इतना बजट नहीं आता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत बड़ी चीज़ें अगर हम किसी को झूठ मूठ बोल के गुमराह करने की स्थिति में मैं सोचता हूँ कि हमने नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी को गुमराह, क्योंकि मैं कह दूंगा कि भाई तुम्हारा ये कर दूंगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हो हम नहीं कर सकते। मैं कभी किसी को गलत कमिटमेंट करता नहीं हूँ, जो मेरे कहने से होता है। जो दायित्व है कि भाई लोगों को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो पात्र लोगों को के पास राशन कार्ड है नहीं है, जो पात्र वृद्ध महिलाएं हैं उनको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, जो विकलांग हैं उनको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, जो महिलाएं ऐसी होती हैं जो कुछ बहू बेटियां हमारी जो बहनें होती हैं मायके में रहती हैं उनको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, जो लाभार्थी है जो एक्चुअल पात्र है उसको आवास मिल रहा है नहीं मिल रहा है, शौचालय की सुविधा है नहीं है, छोटे मोटे रास्ते बने हैं नहीं बने हैं, और पथ प्रकाश की क्या व्यवस्था है। ये चीज़ें सारा छोटी मोटी चीज़ों का देखने का एक हमारा दायरा है प्रधान का, तो उतना ही हम
मैं आश्वासन भी देता हूँ लोगों को, और उतना ही भविष्य में कर भी पाऊँगा। क्योंकि अभी मैं कह दूँ कि मैं बहुत बड़ी डींग मार दूँ कि ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, तो ये प्रधान के हाथ में नहीं है। क्योंकि मनरेगा जैसी योजना आज बंद होने के कगार में है। इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लमें हैं जो मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से के जो जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ, और यहाँ की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि जो मनरेगा एक जो हमारा पहले क्या होता था कि मनरेगा के थ्रू हम कोई भी कार्य आसानी से कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में वो बहुत मुश्किल हो गया। मनरेगा में एक तो NMS सिस्टम है, और उससे क्या होता है कि भाई पेमेंट की बहुत दिक्कत होती है, और हाज़िरी उसमें 2 टाइम हमें हाज़िरी लगानी पड़ती है। वो ऐप है वो सामान्य मोबाइल में चलता नहीं है। अगर हम उसको किसी सामान्य मोबाइल में चलाएंगे तो उसमें चलता ही नहीं है। और कभी कभी ये होता है कि भाई नेट नहीं होते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। आजकल की जो अटेंडेंस सिस्टम में है तो एक तो ऐप हर मोबाइल में खुलता नहीं है, दूसरा कहीं पर कभी नेटवर्क नहीं होते हैं, तीसरा क्या होता है कि उसमें 2 बार हाज़िरी लगानी पड़ती है। ऐप जब तक आप हेड काउंटिंग नहीं करोगे, ऐप हेड काउंटिंग नहीं करेगा तो आपकी उसमें अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। अगर आपकी सुबह की अटेंडेंस लग गई और बाद में अगर आपने दिन की अटेंडेंस नहीं लगा पाए तो वो दूसरे दिन ही आपका वो अटेंडेंस आपके उससे हट जाएगा, और वो दूसरे दिन का भी लैप्स हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम आदमी मनरेगा का काम करने में डर रहा है। एक तो मनरेगा के काम में पहले क्या होता था कि हम सीसी मार्ग बना सकते थे, दीवारें बना सकते थे, कृषि भूमि सुधार कर सकते थे। अब जो लैंड डेवलपमेंट का काम है उसमें वो पोर्टल ही उन्होंने उसमें वो साइड ही उन्होंने बंद कर दी। 65% कृषि कार्य, पानी, चाल खाल करो, फिर जाके आपको एक आध सीसी मार्ग के लिए रास्ता खुलेगा। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इसमें आ गई है कि दिक्कतें आ गई है, जिसकी वजह से मनरेगा से लोगों का ध्यान हट रहा है। क्योंकि मनरेगा योजना है वो दिल्ली में बैठ के लोग उस योजना के बारे में सोचते हैं, जबकि जो भौगोलिक हमारे पहाड़ की परिस्थिति है उस हिसाब से मनरेगा के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कभी नेट पकड़ते हैं, कभी नहीं पकड़ते हैं। हमें जो इंस्टेंट जो हमें चाहिए, भाई आपदा में किसी का मकान गिर गया है और किसी का खेत गिर गया है, किसी का भीड़ा पुस्ता टूट गया है, तो हमें तो इस टाइप की योजना चाहिए थी जो कि तुरंत उसकी कार्य योजना बना के हम काम कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा मनरेगा में है नहीं। आप लैंड डेवलपमेंट का काम कर नहीं सकते हो, किसी के भीड़े पुस्ते उसके लिए मना कर रहे हैं। सीसी मार्ग आप बना नहीं सकते हो। खाली चाल खाल बनीकरण इन चीज़ों के लिए मनरेगा रह गई है। उसके लिए भी इतनी सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं। सामान्य लोग तो एक तो वहाँ जो उसमें अटेंडेंस होती है उसी को नहीं कर पाता है, और आने वाले समय में सुनने में ये आ रहा है कि आपका फेस डिटेक्ट करेगा जब भी वो अटेंडेंस पकड़ेगा। अभी तो हेड काउंटिंग करता है। जैसे आपने 10 मज़दूर लगा रखे हैं तो आपको 10 मज़दूर साइड में खड़ा करके उनकी अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। अगर उसमें एक मज़दूर भी कम होगा तो वो अटेंडेंस नहीं लेगा। और दूसरा, आप जैसे सुबह के पाली में आपने 8 मज़दूर लगाए हैं, सेकंड पाली में आपके 4 ही मज़दूर रहेंगे, तो वो उस दिन की हाज़िरी वो पकड़ेगा नहीं, और दूसरे दिन की भी हाज़िरी आपके उसमें आएगा नहीं। तो ये बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम मनरेगा में है, जो कि ये जो होना था ये पहाड़ के लिए नहीं है। जो मैदानी एरिया है उनके लिए ये जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि वहाँ नेट भी पकड़ता है, वहाँ इस तरीके के लैंड स्लाइडिंग, हैवी लैंड स्लाइडिंग नहीं होते हैं, इस तरीके के भीड़े पुस्ते लोगों के ख़राब नहीं होते हैं। रास्ते एक बार जो बन गए सालों तक वहाँ रास्ते चलते हैं। तो हमारे जो पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी जो हमारी जो टेक्निकल जो दिक्कतें आ रही हैं वो मनरेगा में आ रही हैं। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो पीड़ा है, हम जो एक मनरेगा में एक सामान्य जो प्रतिनिधि की पीड़ा है, या जो उसमें काम जो मनरेगा का काम कर रहा है उसकी पीड़ा है,
उसको हम आपके इस चैनल के माध्यम से भी उठाना चाह रहे हैं कि भाई इसको कम से कम जो ये प्रक्रिया जो सिस्टम जो प्रणाली है ये मनरेगा में ये प्रणाली पहाड़ के लिए तो बंद करी जाए और मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से जो इसमें हाजिरी लगती है उस प्रक्रिया को मनरेगा में बंद किया जाए। मनरेगा को पहले की तरह मसरौल के थ्रू एक सामान्य प्रक्रिया के थ्रू चालू किया जाए और जो पहाड़ की जो दिक्कतें हैं, चाहे वो सीसी मार्ग हैं, भीड़े पुस्ते हैं, कृषि कार्य हैं, गूल हैं, ये चीज़ों को पुनः से मनरेगा की कार्य योजना में सम्मिलित करके या पहाड़ के दृष्टिकोण से जो सही है वो कार्य इसमें किए जाएं। बाकी योजनाएं दिल्ली के हिसाब से बनती है, काम ऊपर बदियाकोट या हमारे पहाड़ी एरिया में होता है तो वो बिल्कुल भी कहीं पर भी मैच नहीं करता है। और बाकी जो दूसरा पैसा हमारा राज्य वित्त आता है उससे हम जो भी अपनी परिसंपत्तियों का रखरखाव से लेके छोटे मोटे रास्ते की मेंटेनेंस से लेके ये चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी दूसरा फंड हमारा जो केंद्रांश से आता है, केंद्रांश से जो वित्त का पैसा आता है वो 4 किस्तों में आता है और उसके भी 2 भाग हैं। एक तो हमें टाइड फंड मिलता है, एक अनटाइड फंड मिलता है। टाइड फंड में हमें पेयजल और स्वच्छता पे कार्य करना पड़ता है और अनटाइड फंड पे हम छोटी मोटी कार्य योजना बना के उसको करते हैं। उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं, उसमें भी ग्राम स्वराज के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है और उसमें भी हमारा क्या कहते हैं वही दिक्कत है भाई, आप एक छोटा सा काम भी करते हो तो उसको 3-4 बार तो आपको जियो टैग करना पड़ता है, उसकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ती है और उसके भी बिल वाउचर एक बार बनाने पड़ते हैं। तमाम दिक्कतें उसमें भी हैं हमें। और उसमें कितने प्रकार की ऐसी टेक्निकलिटी हैं भाई, आपको लगभग 80 से 90 प्रकार की कार्य योजना को साइड में उस ई ग्राम स्वराज के साइड में अपलोड करना पड़ता है, जब भी आपकी योजनाएं उसमें अपलोड हो पाती हैं। और उसमें भी पहले क्या होता था कि भाई उसमें सप्लीमेंट्री बनता था, अब उसमें भी सप्लीमेंट्री भी नहीं बनता क्योंकि अचानक माना आज की डेट में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बरसात का सीज़न है और उसमें किसी का मकान की छत गिर गई या किसी का कुछ मकान गिर गया तो इंस्टेंट उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई भी फंड ऐसा हमारे पास नहीं होता कि हम उसको इंस्टेंट में कोई फौरी तौर पर उसको कोई सहायता करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई प्रधानों के लिए भी जब विधायक के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सांसद के पास विवेकाधीन कोष होता है तो प्रधानों के पास जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, अंतिम प्रथम इकाई है जो लोकतंत्र की या जो भी आप कह लीजिए, जो कि अंतिम छोर पे बैठा रहता है, गांव के अंतिम छोर पे खड़ा प्रधान जो लोगों की मदद करता है, उसके पास भी अपना कोई विवेकाधीन कोष होना चाहिए जिससे कि हम आपदा जैसी परिस्थिति में हम लोगों की फौरी तौर पे सहायता करें। हालांकि उस सहायता का कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू हो, ऐसा नहीं कि भाई वहाँ से हमने 20 ले 10 अपनी जेब में रखे 10 उसको दिए, उसका भी एक प्रॉपर बिल वाउचर के द्वारा वो सहायता दी जाए, उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो एक एज ए प्रधान हमें दिक्कत आती है या जो हमारा वित्तीय लेन देन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। बाकी जो भी भविष्य में मेरे कहने से अपने गांव के लिए होगा, मैं पूरी ईमानदारी से अपने गांव के लिए कार्य करने की कोशिश करूंगा और सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आएंगी उसको खुली बैठकों के माध्यम से हो या चाहे जन जागरूकता के माध्यम से हो, मैं पूरी पारदर्शिता से उसको लोगों के बीच में रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमारे सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी के साथ दिया और आपने जो अपने पिछले कार्यकाल में काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस कार्यकाल में पूरा काम ईमानदारी के साथ करेंगे और आपके नेतृत्व में आपका गांव विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। हम आपके और आपके परिवार, आपके गाँव के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।